Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में हमने खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एनसीआई के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे मेजरली। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में ही और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड कर लो एंड एक बार अगर याद दिलाना है तो याद दिला देता हूँ। देख लो, एनसीआई नॉर्मली दो मेथड से कंप्यूट करते हैं हम। एक है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्वायरी है उसका नेट एसेट से मल्टीप्लाई करते हैं एनसीआई का परसेंटेज। ठीक है। एंड अदर वन इज फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी एनसीआई का शेयर्स है वो शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी। ठीक है, बस इतना ही है। ये दो फॉर्मूला याद रख लो तो एनसीआई कोई भी क्वेश्चन में आएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। क्वेश्चंस रीड करने के बाद एक बार मुझे ये भी बता दो कि एनसीआई कौन से मेथड से हो रहा है। देन उसके बाद एनसीआई अगर जो भी मेथड से हो रहा है या दोनों मेथड से कंप्यूट कर लो, दोनों मेथड से कंप्यूट करने इन्फॉर्मेशन दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन ना। पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो फिर ठीक है, जो भी मेथड दिया है, मेथड का इन्फॉर्मेशन दिया है वो मेथड से कंप्यूट करो। और उसके बाद जो बार्गेन परचेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बार्गेन परचेस पूछ रहा है, तो फिर बार्गेन परचेस कितना आ रहा है वो भी बता दो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इजी क्वेश्चन है।
डन। डन भूमि। कितना आ रहा है? कौन सा मेथड से बता रहा है यहाँ पे? एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल आइडेंटिफाइबल एसेट। क्या? प्रोपोर्शनल मेथड से। समझाने में क्या बोले आप? प्रोपोर्शनेट मेथड, अच्छा ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, हाँ। कितना आ रहा है प्रोपोर्शनेट मेथड से एनसीआई? हम्म। हेलो, हुआ क्या भूमि, बताओ। हो रहा है क्या सॉल्व? आवाज कट रहा है तुम्हारा, पता नहीं क्यों। हेलो, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलो। 3 मिलियन है एनसीआई। 3 मिलियन एनसीआई। ओके। बार्गेन परचेज कंप्यूट किया, कितना आ रहा है? हाँ हाँ, टू कितना? मिलियन 2 मिलियन, ओके। चलो हम भी रीड करते साथ में। साथ में एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। कंपनी ए एक्वाइज 70% ऑफ कंपनी एस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपनी ए है, ये एक्वायर कर रहा है कंपनी एस का 70%। हाँ, 70% जब एक्वायर कर रहा है, दिस 70% इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और बचा हुआ यहाँ पे, बचा हुआ जो कंपनी एस का 30% रहेगा। 30% इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, राइट। 30% जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। आगे देखते हैं। ऑन 1 Jan X1 फॉर द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड ऑफ 5 मिलियन। 5 मिलियन का कंसिडरेशन ट्रांसफर किया। 5 मिलियन का कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, यानी ये क्या है? दिस इज माई पीसी, परचेज कंसिडरेशन, जो मेरा स्टेप 3 था। अगर स्टेप लगाओगे तो स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाइंग एक्वायरर। एक्वायरर कौन है यहाँ पे? कंपनी है, द पर्सन हु ट्रांसफर्स दी कंसिडरेशन। ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। अब एक्विजिशन डेट देखो, ऑन 1 Jan X1 कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है 5 मिलियन। ठीक है, मेरा एक्विजिशन डेट क्या हो गया? 1 Jan X1। नेक्स्ट थिंग, स्टेप 3, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 5 मिलियन। आगे देखो, Company A intends to recognize the NCI at a proportionate share of fair value of identifiable net assets, यानी proportionate method हो रहा है। ठीक है, with the assistance of suitably qualified valued professional, A limited measures the identifiable net assets as 10 मिलियन। 10 मिलियन का नेट एसेट्स है। अब असेट्स पता है क्या? यस।
असेट्स में 10 मिलियन का है। मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पता है कि यस 30% है, तो मेरा यहाँ पे 3 मिलियन का मेरा यहाँ पे एनसी आएगा, विच इज करेक्ट। ठीक है। A performs a review and determines that the business combination did not include any transaction that should be accounted for separately from the business combination। यानी क्या, जो acquisition cost है, या फिर हम देखते हैं which is other than the business combination, जैसा फॉर एग्जांपल हुआ assembled workforce, future services, ये सारे के other than business combination account for करते हैं, यानी क्या उसको P&L के थ्रू रूट करते हैं। तो फिर वही बोल रहा है कि ए परफॉर्म रिव्यू वगैरह किया और उसमें उसको पता चला कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलग अकाउंट फॉर करना है। स्टेट वेदर द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय ए एंड द रिजल्टिंग मेजरमेंट्स आर अप्रोप्रिएट। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द बार्गेन परचेस। अब जो भी ए ने फॉलो किया, क्या वे वो सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया विच इज अदर देन फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। और सेकेंड थिंग, उसने परचेस कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, तो फिर यहाँ पे बार्गेन परचेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या कैसा बार्गेन परचेस कंप्यूट करते हैं, गुडविल या बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करते हैं? परचेस कंसिडरेशन ऐड करते हैं, पीसी पहला सबसे पहला, फिर उसके बाद एनसीआई ऐड करते हैं। उसमें एनसीआई कितना है मेरा? 3 मिलियन। और मेरा नेट असेट्स कितना है इसमें? नेट असेट्स इज 10। तो ये मिल गया मेरा टोटल कंसिडरेशन, दैट इज इंक्लूडिंग पीसी एंड एनसीआई, 8 मिलियन। और 10 मिलियन मेरा नेट असेट्स है, तो ये लेस कर दूंगा, तो 2 मिलियन का मेरा यहाँ पे बार्गेन परचेस आ रहा है। बार्गेन परचेस कब आएगा? जब मेरा बिजनेस जो है, नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स के जो वैल्यू है उससे भी कम मैं परचेस कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो मेरा जो नेट एसेट्स है वो 10 मिलियन का है, राइट। एंड मेरा जो बिजनेस का वैल्यूएशन है वो 8 मिलियन, यानी बिजनेस को जो पे कर रहे हैं वो 8 मिलियन इंक्लूडिंग एनसीआई। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा बार्गेन परचेस आएगा। अब एक और चीज, जब भी बार्गेन परचेस आएगा, तो फिर यहाँ पे इंड एस 103 का क्या बोलना है? बोलो, क्या बोलना है? कि अगर रीजंस है, ये जो बार्गेन परचेस है, अगर रीजंस एग्जिस्ट करते तो उसको किसके थ्रू रूट करेंगे बताओ? हाँ भूमि। अगर मेरे पास बार्गेन परचेस का रीजंस है कि बार्गेन परचेस आना ही था, तो उस केस में हम किसके थ्रू रूट करेंगे? याद है? चलो बोल देता हूं मैं। अगर बार्गेन परचेस आया और इसका रीजंस पता है कि क्यों बार्गेन परचेस में बेचा, यानी क्या, मेरा जो बिजनेस है अगर कोई भी लॉस पे क्यों बेचना चाहेगा, लॉस में बेचा है, तो फिर इन द सेंस कुछ तो रीजन होना चाहिए। अगर रीजंस है तो हम ओसीआई के थ्रू रूट करते हैं, राइट, ओसीआई पे लेके जाएंगे। ओसीआई को अल्टीमेटली अदर इक्विटी में ही दिखाते हैं, बस यहाँ पे एक तरीका बताया है कि ओसीआई पे लेके जाएंगे और ओसीआई को अदर इक्विटी में दिखाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास रीजंस नहीं है, इस बार्गेन परचेस का रीजन नहीं है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वो जो मेरा बार्गेन परचेस है ना, उसको डायरेक्टली अदर इक्विटी के अंदर कैपिटल रिजर्व में दिखा देते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो आ जाओ, देखते हैं आंसर क्या बोल रहा है। The amount of B's identifiable net assets exceeds the fair value of consideration transferred plus the fair value of NCI in B, resulting on in an initial indication of the gain on bargain purchase. ठीक है। Accordingly, A reviews the procedures it used to identify and measure the identifiable net assets to measure the fair value of both NCI and consideration transfer to identify transactions that were not part of business combination. Following that review, A concludes that procedures followed resulting were appropriate। यानी क्या वही करते हैं ना हम, जो 5-6 स्टेप हमने पढ़ा, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, वही करते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जाना है कि नहीं। अगर समझो फ्यूचर सर्विसेज है, असेंबल्ड वर्कफोर्स है, या फिर समझो कुछ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ये सारा क्या है अदर देन बिजनेस, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग फॉर करते हैं, वो प्रोसीजर फॉलो किया था, अप्रोप्रिएट है। तो अब देखो आगे, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं, हाँ 1 करोड़, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, लेस कर देगा कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड एनसीआई, तो फिर मेरा बार्गेन परचेस कितना आ गया? 2 मिलियन। इन लोगों ने दूसरा तरीके से किया, हम कैसे करते हैं नॉर्मली, हमारा पीसी है कितना? 5 मिलियन का, एनसीआई इज 3 मिलियन, राइट। हमारा 8 मिलियन जो है ना, टोटल ये आ गया। इसमें से आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स हम लेस कर देंगे 10 मिलियन का, तो अल्टीमेटली मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेस इज 2 मिलियन। इज दैट क्लियर? बताओ। इजी? यस और नो बोलो। यस सर।
इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। एन एलडीआर भी है। रीड दिस क्वेश्चन, टेक 5 minutes, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व करना है इन द सेंस, यहाँ पे मुझे क्या कंप्यूट करना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करना है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट एंड फेयर वैल्यू, दोनों में भी। दोनों का वैल्यू बताओ और गुडविल बताओ मुझे, गुडविल या बार्गेन परचेज जो भी आएगा। And people watching on the YouTube, you to solve the question. डन सर। डन। अच्छा, यस। कितना आ रहा है एनसीआई? एनसीआई कितना आ रहा है बताओ, एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड से। प्रोपोर्शनल मेथड से 80। 80। अच्छा ठीक है। एंड फेयर वैल्यू मेथड से कितना आ रहा 84 है? इज 84। गिवन। ओके। एंड यहाँ पे गुडविल है या बार्गेन परचेस है, क्या है? गुडविल। ओके, कितना है गुडविल? गुडविल कितना? प्रोपोर्शनेट मेथड से 20, फेयर वैल्यू से 16। 20 प्रोपोर्शनेट मेथड से, ओके। एंड फेयर वैल्यू से
16। 16, ओके, 16। चलिए एक बार हम भी रीड करते हैं क्वेश्चन साथ में। ऑन 1 अप्रैल, फटाफट आंसर आ गया ना? आंसर आई गेस ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट नहीं सही है। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल X1 अल्फा लिमिटेड एक्वायर्स 80%। एक मिनट यहाँ पे ने सॉल्व कर लेते हैं अपन। चलो दिख रहा है क्वेश्चन? यस। 80% ऑफ द इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ कैश ऑफ ₹300। तो बताओ यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कितना हो रहा है? 300, राइट? दिस इज माई पीसी। ड्यू टू लीगल कंपल्शन बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैड टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बाय स्पेसिफिक डेट। ठीक है। तो बीटा लिमिटेड के ऊपर कुछ कंपल्शन था और बीटा लिमिटेड क्या कर दिया? बेच दिया। देयरफॉर they did not have a sufficient time to market the beta private limited to multiple potential buyers. ठीक है। The management of alpha limited initially measures the separately recognizable identifiable asset acquired and the liabilities assumed as of the acquisition date in accordance with the requirements of Ind AS 103. The identifiable assets at 500 and liabilities are assumed to be ₹100। तो फिर यहाँ पे देखो, तो मेरा नेट असेट्स कितना आएगा? नेट असेट्स आर सिंपल। 500 मेरा असेट्स है, लाइबिलिटी इज ₹100। तो फिर मेरा नेट असेट्स आके ₹400 हो गए, राइट? 400 मेरा नेट असेट्स हो गए। अल्फा लिमिटेड एंगेजेस ऑन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हु डिटरमाइंड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ 20% ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ बीटा लिमिटेड इज 84। ये तो सिंपल है, फेयर वैल्यू दे दिया एनसीआई का। एनसीआई का फेयर वैल्यू कितना है? एनसीआई एट फेयर वैल्यू इज ₹84। अल्फा लिमिटेड रिव्यू द प्रोसीजर्स it used to identify and measure the net assets, sorry, assets acquired and the liabilities assumed, and to measure the fair value of both non-controlling interest in Beta Limited and the consideration transfer. After the review, it decided that procedures and resulting were appropriate. यानी सिंपली ऐसा बता रहा है कि अल्फा लिमिटेड ने सारा चीजें रिव्यू किया, जो जो मेजरिंग प्रोसेस है वगैरह सब कुछ फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद वो जो भी प्रोसेस आया वो अप्रोप्रिएट था। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा लिमिटेड एंड ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज भी बताना है फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट्स एक्विजिशन। ऑल्सो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट एंड अल्टरनेटिव इफ एनी। अल्टरनेटिव अगर क्या है? अल्टरनेटिव क्या है? ऑलरेडी दिया है ना, फेयर वैल्यू दिया है। चलो सॉल्व करें। सबसे पहले नेट एसेट्स कंप्यूट कर लेते हैं। नेट एसेट्स इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स मेरा कितना है? 500 एंड 100 इज माई लाइबिलिटी विच कम्स आउट टू बी 400। ठीक है। फिर देखेंगे हम कंप्यूटेशन और गुडविल और बार्गेन परचेस, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ से जाएंगे हम एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट मेथड और एक है एनसीआई एट फेयर वैल्यू मेथड। चलो सबसे पहला
परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन ₹300, वो भी कैश में दे रहा है, बरोबर। यहाँ पे कैश लिख दो, 300, दोनों भी केस में 300 है। और कुछ दे रहा है क्या कैश के अलावा? कुछ नहीं है ना। डायरेक्टली देन कम्स द गुडविल, गुडविल बोल रहा हूँ, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से देखूं मैं, तो यहाँ पे नेट एसेट्स कितना है? ₹400। और एनसीआई का परसेंटेज क्या है? कितना परसेंट एक्वायर कर रहा है अल्फा? 80%। तो बचा हुआ जो भी रहेगा वो 20% विल बी एनसीआई का। तो कितना आएगा? 400 × 20, 80। अगर फेयर वैल्यू का देखो तो 84 ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ? एक आएगा 380 और दूसरा 384। यहाँ पे लेस कर दो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। एक जगह में 400 है, दूसरा जगह में 400 है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो पीसी ट्रांसफर्ड है, यानी क्या, मेरा जो कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहा हूँ दैट इज 380, बरोबर। और यहाँ पे जो ट्रांसफर कर रहा है 384। मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इज 400 एंड 400। तो देखिए क्या लग रहा है, मेरा बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन इज 400, राइट। बट उसके कंसिडरेशन में हम कितना पे कर रहे हैं? 380 और 384। तो इस केस में गुडविल आएगा कि बार्गेन परचेज? बताओ क्या आएगा भूमि? बार्गेन परचेज आएगा ना। हाँ यस। यहाँ पे 20 इज माई बार्गेन परचेज एंड यहाँ पे 16 इज माई बार्गेन परचेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यस। सिंपल है। देखो गुडविल या बार्गेन परचेस कैसा, मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हो या फिर लॉजिकली भी। अगर लॉजिकली देखोगे ना, लॉजिकली देखना है मेरा नेट एसेट्स कितना है बिजनेस का, नेट एसेट्स देख लिया, एंड उसके अगेंस्ट मेरा परचेस कंसिडरेशन और एनसीआई कितना बन रहा है वो देखना है। इफ माई नेट एसेट्स इज मोर देन माई पीसी, तो उस केस में क्या होगा? बार्गेन परचेस होगा। अगर मेरा कंसिडरेशन ज्यादा है, यानी क्या, उसका बिजनेस का 400 है और मैं पे कर रहा हूँ 500, एडिशन जो भी अमाउंट पे कर रहा हूँ ना उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में बार्गेन परचेस है। आ जाओ जर्नल एंट्री भी दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं। कौन सा कलर यूज करूं? जर्नल एंट्रीज। तो मेरा यहाँ पे आ गया एसेट्स, अकाउंट डेबिट विच इज 500 टू लाइबिलिटीज 100 टू कैश जो पे कर रहा है पीसी 300 टू यहाँ पे एनसीआई भी आएगा। यहाँ पे पहले तो हम प्रोपोर्शनल मेथड के थ्रू कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल मेथड के थ्रू एनसीआई मेरा 80 आया था, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है ना, दिस वन, ये भी स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली जर्नल एंट्री सॉल्व कर सकते हो। कैसा? देखो 500 मेरा एसेट्स है, लाइबिलिटीज, कैश आ गया, मेरा एनसीआई आ गया। तो जो भी बचेगा डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 500 मेरा डेबिट साइड है, -100 -300 -80। तो यहाँ पे बार्गेन परचेस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बार्गेन परचेस, या फिर यहाँ पे ओसीआई बोल लो, इस 20 बीइंग एक्विजिशन ऑफ, कौन है ये? अल्फा बीटा, बीटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर तुम फेयर वैल्यू के मेथड से करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो एनसीआई है ना, एनसीआई 84 हो जाएगा,
ठीक है, एंड बार्गेन परचेस यहाँ पे 16 आ जाएगा। एंट्री सेम रहेगा, एंट्री जो है वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? बताओ, इजी है? yes sir. यहाँ पे हालांकि एक ही मेथड से किया है, और नीचे जो है ना, नीचे अल्टरनेटिव मेथड दिया है। टाइम इतना है क्या? चलो, इनिशियल 5 मिनट्स बचे अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 9, एक बार देख लो, रीड कर लो, स्क्रॉल अप बोल लेना जब हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 इज, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, गेस? नहीं, ठीक है, रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग है, ये तुम्हारा जो मॉड्यूल रिलीज होगा ना, मॉड्यूल नंबर 2, उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। डन? Mm, yes sir. Yes. ठीक है, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. चलो रीड करते क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड
prepares consolidated financial statements up to 31st March each year. Consolidated financial statement बनाता है ABC Limited, ठीक है. On 1st July X1, ABC Limited acquired 75% of equity shares of JKL Limited and gained control of JKL Limited. ठीक है, कब हो रहा है ये? On 1st July X1. ठीक है, कितना परचेस किया? 75%. ओके, आगे बढ़ते हैं. द इशूड शेयर्स ऑफ जेके लिमिटेड इज 12 लाख इक्विटी शेयर्स. डिटेल्स ऑफ द परचेस कंसिडरेशन आर एस फॉलोस. तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हमें देखना है, एक्वायरर कौन है यहाँ पे? एबीसी लिमिटेड, राइट? क्यों? एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है? कंट्रोल गेन कर रहा है किसके ऊपर? जेके लिमिटेड को. जेके लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल गेन कर रहा है एबीसी लिमिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड विल बी एक्वायरर. ठीक है, अभी के लिए तो यही एक्वायरर है. फिर बाद में देखेंगे एक्विजिशन कंपोजिशन वगैरह चेक करके, अगर रिवर्स एक्विजिशन केस होगा तो फिर देख लेंगे. और जे के एल लिमिटेड विल बी माई एक्वायरी. परचेस कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं वो देखते हैं. हाँ, एक और चीज, यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल कितना है? यहाँ पे 12 मिलियन का है ना, राइट? 1 करोड़ 20 लाख. इसमें से 70% जो है वो सिर्फ 70% ओन करता है एबीसी लिमिटेड. तो 70% निकाल लो साथ साथ में. इंटू 70%, तो कितना? 84 लाख शेयर्स एबीसी लिमिटेड ओन करता है. और बाकी का जो है, बाकी का डिफरेंस कितना आता है? 36 लाख इज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ऑन 1st July X1, ABC Limited issued 2 shares for every 3 shares acquired in JKL. On 1st July, the market value of equity shares in ABC Limited was 6.5 and the market value of equity shares of JKL Limited is 6 rupees. सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया? पहले जुलाई को जो भी एक्विजिशन डेट था, उस डेट में जो अपना एक्वायरर है ना एबीसी लिमिटेड, उसने इशू किया अपने खुद का शेयर्स. कितना? 2. 2 फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड इन जेके लिमिटेड. यानी क्या? टोटल 1 करोड़ 20 लाख में से ये पूरा जो है ना इशू नहीं हुआ है, इसका भी कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस में इशू हुआ है. तो वो कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल 1 लाख 20 है, सॉरी 1 करोड़ 20 है. 1 करोड़ 20 में से 3 शेयर को, पर 3 शेयर को 2 शेयर एक्विजिशन का मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. तो कंप्यूट करो कितना आता है? 1 लाख 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, क्या आएगा? 80. 80. राइट? तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं था. चलो आगे देखते हैं. और एक और भी चीज बोला है कि एबीसी लिमिटेड का जो मार्केट वैल्यू है वो है 6.5, बराबर. एंड जेकेएल का है 6 रुपीज. तो हम यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के लिए किसका फेयर वैल्यू लेंगे? मुझे बताओ. पीसी कंप्यूट करने हम किसी का लेंगे फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर लेना पड़ेगा ना. अब ये जो शेयर्स है इसको इनटू फेयर वैल्यू करना पड़ेगा. किसका फेयर वैल्यू लेंगे वो बताओ? जेकेएल का लेंगे या फिर एबीसी का लेंगे? 30 सेकेंड से आपके पास टाइम. JKL. जेकेएल क्यों? वाई? एनी रीजनिंग कि जेकेएल का लेंगे? अब जेकेएल कौन है? एक्वायरी है. देखो, शेयर्स इशू कौन कर रहा है? शेयर्स इशू एबीसी कर रहा है ना, ABC. राइट? एबीसी शेयर्स इशू कर रहा है, तो फिर किसका लेंगे हम? एबीसी का फेयर वैल्यू लेंगे, ABC. जेकेएल का नहीं ABC. लेंगे. समझा लॉजिक? समझा? याद रहेगा Yes. लॉजिक? जो एंटिटी एक्वायरर जो है ना, एक्वायरर इशूज कर रहा है शेयर्स, राइट? एक्वायरी को इशू कर रहा है, तो एक्वायरर का जो भी फेयर वैल्यू है एक्वायरर का फेयर वैल्यू लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. ऑन 30th June X2, एबीसी लिमिटेड will make cash payment of 71
71 lakh 50,000 to the former shareholders of JK Limited who sold their shares to ABC Limited on 1st July X1 on 1st July X1. अच्छा, ABC Limited would have to pay interest at the annual rate of 10% on the borrowings. On 30th June X3, ABC Limited may make the cash payment of rupees 3 crore to the former shareholders of JKL who sold their shares to ABC Limited on 1st July. This payment is contingent upon the revenues of ABC growing by 15% over the 2 years from 1st July X1 to 30th June X3. अच्छा, सबसे पहले चीज यही देखते हैं। अच्छा, आधा क्वेश्चन नीचे है ना। हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं कि 30th जून वाला, ये वाला क्या चीज है। एबीसी लिमिटेड विल मेक पेमेंट ऑफ 71,50,000। ठीक है, 71,50,000 किसको पे करेगा? जेकेएल को पे करेगा। ठीक है, वो सोल्ड जैसे, ठीक है, कब पेमेंट करेगा ये देख लो, ये वाला कब पेमेंट करेगा? 30th जून X2 को पे करेगा। बट मेरा एक्विजिशन डेट क्या है? व्हाट इज माई एक्विजिशन डेट? एक्विजिशन डेट इज 1st July X1, यानी आफ्टर 1 ईयर पे करेगा ना। आफ्टर 1 ईयर पे करेगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बोलो। दिस इज माई डेफर्ड कंसिडरेशन, राइट? deferred consideration. ये मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 71,500, 71,500 मतलब 71,50,000। तो इसको मुझे डिस्काउंट करने पड़ेगा 1 साल के लिए। अब देखो तो यहाँ पे रेट भी दिया है 10% का। तो 71,50,000 डिवाइडेड बाई जो भी करना है, कितना, 1.10 से ऐसा डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिफर्ड कंसिडरेशन आ जाएगा। कितना आता है देखो, 71,500 डिवाइडेड बाय 1.10, 65 lakhs, राइट? 65 lakhs आएगा ना। तो 65 lakhs ये भी हम क्या करेंगे, पीसी में इंक्लूड कर देंगे। तो दो चीज इंक्लूड हुआ। फर्स्ट वन इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेकेंड इज वन माई डिफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और भी चीज बोला है, ऑन 30th जून X3 बोल रहा है अभी। X3, X1 को हमारा एक्विजिशन हुआ है, राइट? X2 को हमारा डेफर्ड कंसिडरेशन डिटरमाइन हुआ है। X3 में अब आ गए। X3 में क्या है? एबीसी लिमिटेड जो है ना, एबीसी लिमिटेड विल मेक अ पेमेंट, अ कैश पेमेंट, ठीक है, ऑफ रुपीज 3 करोड़। 3 करोड़ का पेमेंट करेगा टू फॉर्मर शेयरहोल्डर्स ऑफ जेके लिमिटेड, मतलब यानी जेकेएल को ही पेमेंट करेगा। who sold their shares to ABC Limited on 1st July X1। 1st जुलाई को जो पेमेंट, मतलब 1st जुलाई को जो सेल हुआ था ना, एक्विजिशन, उनको पे करेगा 3 करोड़। कब पे करेगा? दिस पेमेंट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द रेवेन्यूज ऑफ एबीसी लिमिटेड growing by 15% over the 2 years from 1st July X1 to 30th June X3। यानी क्या, यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहा है कि आज के दिन ऑन 1st जुलाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एबीसी लिमिटेड पे करेगा किसको? जेकेएल ना। हाँ, एबीसी लिमिटेड पे करेगा जेकेएल को 3 करोड़ रुपए। कब पे करेगा? अगर जो है ना ये जेकेएल लिमिटेड का जो बिजनेस है वो 15% से ग्रो करेगा एवरी ईयर। ठीक है, तो फिर 15% से जब ग्रो करेगा, अच्छा 15% ओवर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अगर 15% का ग्रोथ दिखाएगा बिजनेस में, तो उसको 3 करोड़ का कैश कंसिडरेशन मिलेगा। दिस इज कॉन्टिंजेंट अपॉन कम समथिंग। तो इसको हम क्या नाम देंगे बताओ? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को हमारे जो पीसी है, पीसी में कब इंक्लूड करेंगे कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को? हाँ भूमि, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को हम पीसी में इंक्लूड करेंगे, राइट? तो कब इंक्लूड करेंगे? Fair value. फेयर वैल्यू हो तो इंक्लूड करेंगे, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे Fair आगे दिया value है। on acquisition. हाँ, ऑन 1st July X1 द फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़। ठीक है, तो हम कौन सा वैल्यू इंक्लूड करेंगे? फेयर वैल्यू इंक्लूड करेंगे या जो कंसिडरेशन दिया है फॉर्मर शेयर होल्डर्स को, जो प्रॉमिस किया है वो इंक्लूड करेंगे? क्या इंक्लूड करेंगे बताओ? Fair value. फेयर वैल्यू, वेरी गुड। इसको हम पीसी में इंक्लूड करेंगे। आगे एक और भी चीज बोल रहा है, क्या? ऑन 31st March X2 द फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन वाज 2.2 करोड़। यानी क्या हो रहा है, 31st जुलाई को
1 जुलाई को हमारे पास जो फेयर वैल्यू है वो है 2.5 करोड़। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी ईयर एंड में जो चेंज हो गया वो चेंज हो गया 2.2 को। क्या ये चेंज को रिकग्नाइज करेंगे क्या हम? वेदर दिस चेंज विल बी रिकग्नाइज्ड कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन का? पीसी में रिकग्नाइज करेंगे क्या, वो पूछ रहा हूँ। बोलो। नहीं याद है? हाँ, देखो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन जो है ना, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इनिशियली हम किस में फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे। सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली उसमें कोई भी चेंज आता है तो जो भी चेंज है उसको पीएनएल के थ्रू ही रूट करेंगे, पीसी में उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेंगे। यानी क्या, जो भी कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन का चेंज है सब्सिक्वेंटली उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको पीएनएल के थ्रू रूट करेंगे। अब पीएनएल के थ्रू रूट करने के लिए हमने देखा था कि फिक्स्ड से कैश में दे रहा है क्या, फिर उसके बाद कैश में दे रहा है क्या, यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में दे रहा है। अगर ये दो चीज में दे रहा है तो फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा और उसको क्या करेंगे हम, रीमेजर करेंगे ईयर एंड में। अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहा है उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे और उसको रीमेजर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन दे रहा है ना वो कैश में दे रहा है, तो कैश में दे रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको रीमेजर करेंगे। ठीक है, कैश में जब देते रहेंगे उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे और फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के उसको क्या करेंगे हम, रीमेजर करेंगे ईयर एंड में। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो चेंजेस इन कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, सीसी बोल देता हूँ, ये जो है ना पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। इज दैट क्लियर, बताओ। अब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है सर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है, 109 में पढ़ेंगे ये। बस बेसिक आइडिया दे दिया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी क्या है, हमारा इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, लास्ट प्रेफरेंस मिलता है जो भी पेमेंट होने में, डिविडेंड हो, लिक्विडेशन में हो, सॉरी, ठीक है, लिक्विडेशन में हो, सब चीजों में लास्ट प्रेफरेंस मिलता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या है, इट इज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी इन द सेंस अगर उनको पेमेंट करना है, अगर समझो किसी से लोन लेता हो, बैंक से लोन लेता हो, अब बैंक से जब लोन लेता हो तो फिर उसमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है ना, राइट, पे करना ही पड़ेगा। वो मेरे पास पैसा हो ना हो कुछ भी हो, पे करना ही पड़ेगा। तो फिर इट इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इट इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अगर मेरे पास ऑप्शन है डेफर करने का, जैसा डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं डिविडेंड दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर सब्सिक्वेंटली हम कैश या हम इक्विटी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में दे रहे हैं तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा और वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेगा और रीमेजर करेंगे और उसका जो भी डिफरेंस है पीएनएल में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो रीमेजर नहीं होगा, यहाँ पे कैश दे रहा है तो फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे और चेंजेस जो है ना वो पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। चलो आगे देखिए। On 1st July X1, the carrying value of identifiable net assets in the books of the company is rupees 6 crore. On 1st July X1, the fair value of net assets is 70 crore. Sorry, 7 crore. तो यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट जो है वो 6 करोड़ का है, मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू है यहाँ पे 7 करोड़ है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना, 1 करोड़ का डिफरेंस है। हम फेयर वैल्यू रिकग्नाइज करेंगे बुक्स में, जो भी असेट्स है एज पर इंड एस 103 हम कैसा फेयर वैल्यू में ले लेते हैं। चलो आगे देखिए। द रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई फॉर द टेम्परेरी डिफरेंस इज 20। तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स का रेट दिया है तो फिर जो भी डिफरेंस है ना, तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में, इसके ऊपर मुझे 20% के रेट से मुझे डीटीए या डीटीएल ये दोनों चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीटीए क्रिएट होगा या डीटीएल क्रिएट होगा, चेक करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दी 9 months ended 31st March X2, JKL Limited had a poorer than expected operating performance. Therefore, on 31st March X2, it was necessary for ABC Limited to recognize an impairment of goodwill arising on the acquisition of JK Limited amounting to 10% of the total computed value. तो सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 9 मंथ्स थे ना, 9 महीने, ये 9 महीने में क्या हुआ है, जेके लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत गंदा था, यानी क्या अच्छा नहीं था। तो फिर उस केस में उन लोगों को जो भी गुडविल आएगा, जो भी गुडविल कंप्यूट करेंगे हम, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। कितना परसेंट, 10%। तो उसके लिए हमें पहले गुडविल कंप्यूट करना पड़ेगा। तो देखो, कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अंडर बोथ द मेथड्स परमिटेड बाय इंड एस 103। बोथ द मेथड्स इन द सेंस एनसीआई प्रोपोर्शनेट, एनसीआई फेयर वैल्यू, ठीक है, फॉर द इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन जेकेएल एट द एक्विजिशन डेट। तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या, बताओ।
क्वेश्चन में हम तीन चीजें देखेंगे। एक इक्विटी शेयर्स का परचेस कंसिडरेशन है, सेकंड डेफर्ड कंसिडरेशन है, थर्ड कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है। फिर उसके बाद मुझे आगे देखने का डेफर्ड, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स भी है, ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग और एक क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस भी है। बहुत सारी चीजें इसमें। सॉल्व करें? हम्म yes, चलो एक एक मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले एनसीआई जो है ना, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस में देखते हैं क्या होता है। समझा ना? क्वेश्चन समझा के बताओ, क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? समझे सर। हम्म तो परचेस एनसीआई में ही कंप्यूट करेंगे। सबसे पहला चीज देख लो, पहले पीसी कंप्यूट करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, पहले पीसी कंप्यूट कर लेते हैं। आप एक बार कभी क्लास में करनी क्या हुआ? नहीं सर। हम्म हम्म कितना है मेरा पीसी? सबसे पहला एबीसी लिमिटेड ने जेकेएल को क्या शेयर्स इशू किया। टोटल 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स है जेकेएल का। उसमें से एवरी 3 शेयर्स विल गेट 2 शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स इशू किया है यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड, जेकेएल का 1 करोड़ 20 लाख था, राइट। और एवरी 3 शेयर्स को 2 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, इनटू इनटू मेरा यहाँ पे एबीसी का जो फेयर वैल्यू है वो देखना पड़ेगा। एबीसी का फेयर वैल्यू इज रुपीज 6.5। एबीसी का है 6.5। कंप्यूट करो कितना आता है। 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 3 × 2। हम्म अब एक और चीज भी देखना पड़ेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्विजिशन हो रहा है, ओनली कितना हो रहा है? ओनली 75% हो रहा है ना, राइट। ओनली 75% हो रहा है, तो 75% ही हम मतलब जो भी शेयर्स मिलेगा, ओनली 75% मिलेगा इंटू 75%। कंप्यूट करो अब कितना आता है। इंटू 3 × 2, 6.5 इंटू 75%, कितना आएगा? 3 करोड़ 90 लाख। कैलकुलेशन बराबर है क्या, देख लो। सही है कैलकुलेशन? यस सर, हाँ सही है। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन कब मिल रहा है मुझे? 30 जून X2। 71, 50,000, 1.10, तो कितना आता है? 65 लाख। थर्ड मेरा एक और चीज है, क्या है? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू था ना मेरे पास, 2.5 करोड़। हम्म और कोई चीज है क्या? नहीं है। कंप्यूट करो कितना आता है टोटल परचेस कंसिडरेशन। 65 लाख, 3 करोड़ 90 लाख प्लस 2 करोड़
50 lakhs. This comes out to be मेरा total purchase consideration. 7 crore 5 lakh. ठीक है, यहाँ तक समझ गया? यस सर। चलो, नेक्स्ट थिंग मैं कंप्यूट कर लूंगा डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स क्यों आएगा सर? यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना, डेफर्ड टैक्स क्यों आएगा? मैंने बताया था कि अगर कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू इन दोनों में डिफरेंस है तो फिर उस केस में डेफर्ड कंसिडरेशन मुझे, सॉरी, डेफर्ड टैक्स मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट लिख लो। कैरिंग अमाउंट लिख लो, कितना है? इज रुपीज 6 crore। जीरोस देख लो यार, जीरोस में फर्क पड़ गया, 4। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज माय फेयर वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज ऑफ रुपीज 1 crore, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डी टी ए आएगा या डी टी एल आएगा। असेट्स है ये, नेट असेट्स है, राइट? नेट असेट्स है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था? डेफर्ड टैक्स के कंप्यूटेशन के केस में हमारा दो बेस होता है। नॉर्मली नॉर्मली मेरा कैरिंग अमाउंट इज कंसिडर्ड माई एज माई टैक्स बेस। क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेस नहीं है ना, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में नॉर्मली ऐसा कंसिडर करते हैं, जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज माई टैक्स बेस। फेयर वैल्यू क्या बेस कंसिडर करते हैं? फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग बेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है? टैक्स बेस फिक्स रहता है, कभी भी टैक्स बेस फिक्स होगा। तो टैक्स बेस कितना है? 6 crore का। फेयर वैल्यू जो भी चेंजेस करना है, यानी डीटीए डीटीएल हम बुक्स में क्रिएट करते हैं, तो अकाउंटिंग बेस में क्रिएट होना करना पड़ेगा, तो फिर ये मेरा फेयर वैल्यू है, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा? मेरा बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू ज्यादा है, यानी क्या, मेरा अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, मेरा टैक्स बेस कम है। तो अकाउंटिंग बेस को मुझे टैक्स बेस तक लाना है, राइट? अकाउंटिंग बेस को टैक्स बेस तक लाना है। अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, टैक्स बेस तक लाना है। और यहाँ पे असेट्स है, हाँ, क्या है? असेट्स है। असेट्स को कम करना है ना, असेट्स को कम करना है, यानी क्या है? मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। समझा? क्लियर है? असेट्स को कम करना है तो फिर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे डीटीएल आएगा। समझा? या फिर से बताओ? यस सर, समझा। तो 1 crore के ऊपर 20, कितना, 20 lakhs का मेरा यहाँ पे आ गया डीटीएल। ठीक है, एंड यहाँ पे गुडविल कब रिकग्नाइज होगा? आफ्टर कंसिडरिंग डीटीएल। आफ्टर कंसिडरिंग डीटीएल मेरा गुडविल रिकग्नाइज होगा। थर्ड, मैं कंप्यूट करूंगा मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट बेस में। मेरा नेट असेट्स कितना है बताओ? नेट असेट्स कितना है? नेट असेट्स यहाँ पे कितना है? 6 crore का है ना, एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इज 7 crore। मैं कुछ तो मिस आउट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। 7 crore है नेट असेट्स, एंड 7 crore
अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं है। तो नेट एसेट्स पहले, सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड से कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा नेट एसेट्स कितना है? 7 करोड़, राइट। 7 करोड़, और मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे बताओ? 75% चला गया तो 20%, 25% मेरा रहेगा। तो कितना आता है बताओ, कंप्यूट करके बताओ। 25%, तो ये आ रहा है 175,000,000 ठीक है। सेकेंड इज माई फेयर वैल्यू, बी जो रहेगा मेरा फेयर वैल्यू रहेगा। फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो बस मुझे किसके बेसिस में जाना पड़ेगा? शेयर्स के बेसिस में जाना पड़ेगा। किसके बेसिस में? शेयर के बेसिस में। तो यहाँ पे देख लो, 1 करोड़ 20 लाख का शेयर्स है, राइट। 1 करोड़ 20 लाख के शेयर्स में से 25% निकाल दो, कितना आता है? इसका 25% निकाल लो, कितना आता है? तो आ जाओ नीचे ही 17 लाख करते हैं। 50,000। 20,50,000 कैसा? 20 लाख नहीं। प्रोपोर्शनेट का बोल रहे हो ना आंसर? हाँ, हाँ भूमि, क्या हुआ? नहीं सर, वो पहले वाले का बता रही थी मैं तो। अच्छा ठीक है। तो फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से मेरे पास शेयर्स कितना है? 1 करोड़ 20 लाख, उसका 25% निकालना पड़ेगा। तो थ्री, कितना था इसका? 1 करोड़ 20 लाख का 25%, 30 लाख आएगा। 30 लाख शेयर्स किसका है? एनसीआई का है, राइट। एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू ले लेंगे। किसका फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे यहाँ पे वाइल कंप्यूटिंग एनसीआई? एक्वायरर का या एक्वायरी का? बोलो। एक्वायरी। एक्वायरी या एक्वायरर? एक्वायरी। एक्वायरी, वेरी गुड। कितना है? 6 रुपये। तो इसका कितना आएगा देखो, ये आएगा 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, एनसीआई भी कंप्यूट हो गया। अब आ जाएंगे लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेस। ठीक है, सबसे पहला प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कैसे कंप्यूट करते हैं गुडविल? हम ले लेते हैं परचेस कंसिडरेशन, या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लो ऐसा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। कितना है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स? इज रुपीज 7 करोड़, राइट। या फिर तुम्हें डायरेक्टली जर्नल एंट्री के थ्रू बताता हूँ, सिंपल होगा। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, वो मेथड भी कर लेते हैं। पहले जर्नल एंट्रीज देख लो। एसेट्स है मेरे पास, नेट एसेट्स कितना? 7 करोड़ का, राइट। टू हम पीसी दे रहे हैं, पीसी सबसे पहले कैश देंगे ना। कैश कितना है? डेफर्ड कंसिडरेशन, यहाँ पे ऐसे बोलो को, डेफर्ड कंसिडरेशन। कितना है डेफर्ड कंसिडरेशन? 65 लाख, राइट। टू, और एक क्या क्या दे रहे हैं हम? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का टोटल वैल्यू लेंगे, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, कितना है? 3 करोड़ 90 लाख। टू, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। कितना है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन? 2 करोड़ 50 लाख।
ठीक है, और कुछ मिल रहा है क्या? अब एनसीआई भी देना पड़ेगा, यानी एनसीआई को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड की बेस पे? 1 crore 75, राइट। टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी है ना यहाँ पे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कितना है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? 20 lakhs। तो कंप्यूट कर लो क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है या फिर बार्गेन परचेस आ रहा है, कंप्यूट करो। क्या आ रहा है? 35, 39, 25। 7 crore। अच्छा, क्या आ रहा है बताओ? गुडविल आ रहा है या बार्गेन परचेस आ रहा है? एनसीआई में एक चीज बताना है मुझे। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड में ना नेट असेट्स हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। नेट असेट्स में हम क्या करते हैं, डेफर्ड टैक्स भी कंसिडर करते हैं, यानी क्या डेफर्ड टैक्स भी लेस कर देंगे। तो 7 crore -20 lakhs, ये लेस करो, उसके बाद कंप्यूट करो कितना आता है। ये मिस आउट हो गया था मेरे से। 7 crore इंटू, सॉरी, -20 crore 20 lakhs इंटू 25%, तो ये आएगा 17 crore। सॉरी, 1 crore 70 lakhs। तो यहाँ पे ये भी आएगा 1 crore 70 lakhs। ठीक है, तो कंप्यूट करो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। माइनस, तो 375। क्या गुडविल या बार्गेन परचेस क्या आ रहा है? पर मंथली बार्गेन लेवल के परचेस। साथ बार्गेन परचेस कैसा? देखो ये दिस इज माय पीसी, ठीक है, ये पीसी साइड है, ये नेट एसेट साइड है। गुडविल आ रहा है, गुडविल। हाँ, कितना आ रहा है बताओ? 65 lakhs। 3 crore 75 lakhs। 3 crore 75 lakhs नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लो फिर से। ये 65 lakhs से पहले, फिर 1 2 3, 20 lakhs -7 crore 119500000। दिस इज माय गुडविल। देखो कैलकुलेशन देख लो एक बार। दिस इज माय प्रपोर्शनेट गुडविल। ठीक है, देख लो फटाफट, क्योंकि 2 मिनट है, उसके बाद हमें ये भी सॉल्व करना है किसका, फेयर वैल्यू मेथड। बस एक चीज में से यहाँ पे मिस हो गया था कि नेट असेट्स जब कंप्यूट करेंगे हम, नेट असेट्स में से हमें डेफर्ड टैक्स जो भी है वो लेस करना था।
क्लियर है? समझ गया? यस सर। इसका टैबुलर फॉर्मेट भी बता देता हूँ, साथ साथ में हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और बैक एंड परचेस। तो मेरा सबसे पहले आ जाएगा पीसी। पीसी कितना था टोटल मेरा? 7 करोड़ 5 लाख। 7 करोड़ 5 लाख। एनसीआई कितना आया? 17 करोड़। सॉरी 17 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 70 लाख, बार बार 17 करोड़ बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक। नेट एसेट्स लेस कर दो, कितना आता है नेट एसेट्स? नेट एसेट्स विल बी 7 करोड़ 7 करोड़ -20 लाख मेरा डेफर्ड टैक्स। तो ये आ जाएगा 6 करोड़ 80 लाख। तो ये आ जाएगा, देख लो, 7 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 70 लाख माइनस मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा गुडविल 19,500,000। ठीक है, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। 1 मिनट बचा है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने लाइव क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट समहाउ टेक्निकल इशू के वजह से नहीं हुआ। तो लाइव क्लास में ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने। ये तुम्हें तुम्हें एक ग्लांस दे देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया कि गुडविल कैसे कंप्यूट किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें इम्पेयरमेंट 10% क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना वो सही नहीं था, तो उसकी वजह से हम 10% जो है ना इम्पेयरमेंट जो है ना वो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो गुडविल के ऊपर 10% कंप्यूट कर लो। यहाँ पे 1 करोड़ 95 लाख आ रहा है, तो 1 करोड़ 95 लाख के ऊपर 10% हम कंप्यूट करेंगे तो 1,19,50,000 यहाँ पे आ जाएगा मेरा इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब एनसीआई जो है ना फेयर वैल्यू मेथड से कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा वो देखेंगे। परचेज कंसिडरेशन हमारा सेम 7 करोड़ 5 लाख। एनसीआई जो है वो है 1 करोड़ 80 लाख। राइट, ये हमने कैसे कंप्यूट किया? जो नंबर ऑफ शेयर्स था ऊपर देख लो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूट किया है। क्या किया है? फेयर वैल्यू और 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स था, उसका 25%, और ₹6 जो है ना मेरा फेयर वैल्यू ऑफ माई एक्वायरी था। तो ये कंप्यूट कर ले तो 1 करोड़ 80 लाख आ गया मेरा यहाँ पे। तो 1 करोड़ 80 लाख ऐड कर लिया। ठीक है, तो टोटल ये आ गया, उसमें से नेट एसेट्स लेस कर दूं तो फिर यहाँ पे गुडविल जो है ना 2 करोड़ 5 लाख आ गया। ठीक है, 2 करोड़ 5 लाख के ऊपर 10% इम्पेयरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सिमिलर वे में मैंने जर्नल एंट्री के थ्रू भी प्रेजेंट किया। जर्नल एंट्री के थ्रू क्या, नेट एसेट्स आएंगे, यानी क्या नेट एसेट्स डेबिट हो गए। साथ साथ में मैंने क्या दिया, यानी परचेस कंसिडरेशन कितना सेटल किया है, कैसे कैसे सेटल किया है। परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे थ्रू इक्विटी शेयर सेटल किया है, राइट। देन सेकंड डेफर्ड कंसिडरेशन के थ्रू किया है, 65 लाख का कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है। देन उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अलग नेट एसेट्स के ऊपर हमने रिकग्नाइज कर लिया, राइट। एंड एनसीआई जो है ना बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू मेथड, जो भी डिफरेंस है वो मेरा गुडविल है। ठीक है, होप सो यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।